नमस्कार। आज हम कुछ बेहद दिलचस्प स्रोतों की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। एक ऐसी अवधारणा को समझने के लिए जो शायद हमारे पारिवारिक जीवन, हमारे रिश्तों को देखने का नजरिया ही बदल दे। ये कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे काम करता महसूस होता है, पर जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। आज का हमारा विषय है ऋणानुबंध। ऋणानुबंध। हाँ, ये वो अनदेखे अनकहे धागे हैं जो पीढ़ियों को एक साथ बांधते हैं। और ये सिर्फ आदतें या सीखे हुए व्यवहार नहीं है। अच्छा। नहीं, ये उससे कहीं गहरे, आप कह सकते हैं, ऊर्जा और कर्म के स्तर पर जुड़े हुए संबंध हैं। ये प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बताता है कि कैसे हमारे पूर्वजों के जीवन, उनके अनुभव और उनके कर्म हमारे आज को प्रभावित कर सकते हैं। वाह, हमारे पास जो सामग्री है वो इस जटिल, थोड़ी मुश्किल सी लगने वाली अवधारणा की परतों को खोलती है। जी। ये समझाती है कि ऋणानुबंध क्या है, ये कैसे बनता और काम करता है, परिवारों में इसके प्रकट होने के कुछ आम उदाहरण क्या हैं, और इसमें हम एक शर्मा परिवार की कहानी भी देखेंगे। हाँ, वो उदाहरण काफी रोचक है। और सबसे महत्वपूर्ण, इसे पहचानने और शायद इससे मुक्त होने के पारंपरिक भारतीय तरीकों पर भी ये रोशनी डालती है। बिल्कुल। तो इस चर्चा का उद्देश्य ऋणानुबंध की अवधारणा को ही उजागर करना है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सूक्ष्म बंधन क्या हैं, ये परिवारों में दोहराए जाने वाले पैटर्न कैसे बनाते हैं। पैटर्न। हाँ। और इस प्राचीन ज्ञान में हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक विकास के लिए क्या अंतर्दृष्टि छिपी है। तो चलिए इस अनदेखे संसार की पड़ताल शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये ऋणानुबंध आखिर है क्या? स्रोत इसे परिभाषित करते हैं, शरीर में जमा हुई भौतिक और कार्मिक स्मृति जो लोगों के बीच संबंध और ऋण के अदृश्य धागे बनाती है। ये सुनने में काफी गहरा लगता है, खासकर ये कार्मिक स्मृति वाला पहलू। क्या आप इसे और सरल शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। देखिए, ऋणानुबंध दो शब्दों से मिलकर बना है। ऋण यानी कर्ज और अनुबंध यानी संबंध या जुड़ाव। तो ये एक तरह का कार्मिक या भावनात्मक कर्ज और जुड़ाव है। भावनात्मक कर्ज। हाँ, इसे ऐसे समझें कि हमारे रिश्ते, खासकर परिवार में, सिर्फ इस जीवन के लेन देन तक सीमित नहीं हैं। उनमें पिछली पीढ़ियों के अनसुलझे मुद्दे, अधूरे काम या बहुत तीव्र भावनात्मक अनुभव भी ऊर्जा के रूप में जुड़े हो सकते हैं। अच्छा, ऊर्जा के रूप में। जी, यही ऊर्जा कार्मिक स्मृति के रूप में हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे जीवन में संग्रहित हो जाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक पैटर्न नहीं, मतलब एक गहरा कार्मिक जुड़ाव भी है। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये वैदिक ज्ञान से कैसे जुड़ा है? हमने कर्म के सिद्धांत के बारे में तो सुना है। हाँ, ये कर्म के सिद्धांत से बहुत गहराई से जुड़ा है। देखिए, कर्म का सिद्धांत कहता है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है। हाँ। जी, ऋणानुबंध इस विचार को और आगे ले जाता है। ये बताता है कि कर्मों के फल सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वो एक परिवार प्रणाली, फैमिली सिस्टम में ऊर्जा के रूप में प्रवाहित हो सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी। जी हाँ, इसी से जुड़ी है पितृ ऋण की अवधारणा। पितृ ऋण, हाँ सुना है। पर पितृ ऋण का मतलब सिर्फ पूर्वजों का कर्ज चुकाना नहीं है। इसका गहरा मतलब है उनके जीवन के अनसुलझे पैटर्न, अधूरे सपने या सहन किए गए दुखों की ऊर्जा को पहचानना और सम्मानपूर्वक उसे मुक्त होना भी है। ताकि वो बोझ अगली पीढ़ी पर ना जाए। बिल्कुल, ताकि वो आगे ना बढ़े। और स्रोत ये भी बताते हैं कि ये सिर्फ आध्यात्मिक विचार नहीं है, बल्कि शरीर की अपनी स्मृति प्रणालियां भी होती हैं। बिल्कुल। हमारा शरीर एक जीता जागता इतिहास है, आप कह सकती हैं। हाँ, हमारे डीएनए में, हमारे तंत्रिका तंत्र में, यहाँ तक कि हमारी कोशिकाओं में भी अनुभव और स्मृतियां संग्रहित होती हैं। और देखिए, आधुनिक विज्ञान भी अब इस दिशा में बात कर रहा है। हाँ, कैसे? जैसे एपिजेनेटिक्स का क्षेत्र। हाँ, एपिजेनेटिक्स की आजकल काफी चर्चा होती है। स्रोत बताते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों के अनुभव, खासकर बड़े आघात या ट्रॉमा, जी, वो हमारे डीएनए की अभिव्यक्ति को बदल सकते हैं बिना डीएनए के मूल सीक्वेंस को बदले। क्या ये ऋणानुबंध का एक तरह से वैज्ञानिक प्रमाण माना जा सकता है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है और इस पर काफी बहस भी है। देखिए, एपिजेनेटिक्स और ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला आघात, इसका अध्ययन हमें दिखाता है कि कैसे गहरे भावनात्मक अनुभव, डर या तनाव के पैटर्न अगली पीढ़ियों में शारीरिक या मनोवैज्ञानिक स्तर पर प्रकट हो सकते हैं। हाँ, ये तो स्टडीज दिखाते हैं।
तो ये ऋणानुबंध के कुछ पहलुओं के लिए, खासकर जहां भावनात्मक आघात शामिल हो, एक संभावित जैविक या मनोवैज्ञानिक तंत्र, एक मैकेनिज्म जैसा लगता है। ठीक है। ऊर्जा मतलब आत्मा के स्तर के जुड़ाव और कई जन्मों के संबंध भी शामिल हो सकते हैं, जो फिलहाल विज्ञान की पहुंच से बाहर हैं। अच्छा। तो एपिजेनेटिक्स एक समानांतर विचार है, जरूर है, जो प्राचीन ज्ञान की कुछ बातों को आधुनिक भाषा में समझने में मदद करता है, पर यह पूरी कहानी नहीं है, ऐसा माना जाता है। ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है, शुक्रिया। तो ये अनदेखे धागे या पैटर्न परिवारों में असल में दिखते कैसे हैं? स्रोत हमें शर्मा परिवार का एक बड़ा रोचक उदाहरण देते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि एक पारिवारिक थेरेपी सेशन के दौरान दादी माँ ने कुछ ऐसा देखा जो सबको चौंका गया। हाँ, कहानी कुछ यूं है कि परिवार में शायद कुछ तनाव चल रहा था, रिश्तों या पैसों को लेकर। तो थेरेपी सेशन में दादी माँ अचानक कहती हैं, तुम सबने ध्यान दिया है कि हमारे परिवार में कुछ पैटर्न्स बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य स्क्रिप्ट हो जिससे हम सब निभा रहे हैं। स्क्रिप्ट। हाँ, तो शर्मा जी, जो शायद उनके बेटे हैं, वो पूछते हैं, कैसी स्क्रिप्ट माँ? मैं समझानी। तब दादी माँ वो विश्लेषण करना शुरू करती हैं। जी, वो कहती हैं, देखो, मेरे पापा यानी तुम्हारे नाना जी हमेशा पैसे की चिंता में रहते थे। हालांकि सच पूछो तो कमी कभी नहीं थी। फिर मैं भी वैसी ही बन गई, हमेशा बचत और चिंता। तुम भी शर्मा जी अच्छा कमाने के बावजूद हमेशा भविष्य की आर्थिक असुरक्षा से घिरे रहते हो। और अब तुम्हारा बेटा राहुल, मतलब अगली पीढ़ी? हाँ, वो कैरियर और पैसों को लेकर उसी तरह की बेचैनी महसूस करता है। ओह, ये सुनकर तो परिवार के बाकी लोग भी सोचने लगे होंगे। बिल्कुल। आंटी, शायद शर्मा जी की बहन, वो कहती हैं, हाँ माँ, और हमारे परिवार में हर पीढ़ी में कोई ना कोई हद से ज्यादा जिम्मेदार बन जाता है। पहले आपके बड़े भाई सब संभालते थे, फिर आप पर बोझ आ गया, और अब मुझे लगता है जैसे सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। मैं तो थक गई हूँ। और प्रिया, शायद शर्मा जी की बेटी, वो भी अपनी बात रखती है। और दादी माँ, क्या आपने नोट किया है कि हमारे परिवार में लड़कियां प्रतिभाशाली होने के बावजूद अपनी रचनात्मक इच्छाओं जैसे पेंटिंग या लेखन को करियर के लिए दबा देती हैं, जैसे उन्हें इसकी इजाजत ही न हो? ये सारे पैटर्न देखकर राहुल, जो युवा पीढ़ी का है, वो पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? हम क्यों एक ही तरह की समस्याओं में फंसे रहते हैं? तब दादी माँ अपनी गहरी समझ से कहती हैं, हाँ, वो कहती हैं, बेटा, हमारे पुराने शास्त्रों में इसी को ऋणानुबंध कहते हैं। ये वो अदृश्य कार्मिक धागे हैं जो हमें हमारी पीढ़ियों से बांधते हैं। उनके अनसुलझे मुद्दे, उनके डर, उनकी अधूरी इच्छाएं हमसे जुड़ जाती हैं। ये शर्मा परिवार की कहानी वाकई ऋणानुबंध के प्रभावों को समझने में काफी मदद करती है। ये दिखाती है कि कैसे ये पैटर्न सिर्फ व्यक्तिगत आदतें नहीं, बल्कि पूरे परिवार में चलने वाली एक गहरी धारा हो सकती है ना? बिल्कुल, एक अंडरकरंट की तरह। चलिए, अब कुछ और आम पारिवारिक पैटर्न्स पर नजर डालते हैं जो स्रोत बताते हैं और अक्सर भारतीय परिवारों में शायद दिखते भी हों। जरूर। पहला पैटर्न जो स्रोत उजागर करते हैं और जो शर्मा परिवार में भी दिखा, वो है अत्यधिक जिम्मेदारी और बोझ उठाना। हाँ, वो आंटी वाला उदाहरण। जी, इसमें अक्सर बच्चे छोटी उम्र में ही भावनात्मक रूप से बड़ों की भूमिका निभाने लगते हैं, जिसे मनोविज्ञान में वो क्या कहते हैं? पेरेंटिफिकेशन कहते हैं। पेरेंटिफिकेशन। हाँ, ऋणानुबंध के दृष्टिकोण से देखें तो ये सिर्फ हालात की मजबूरी नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति एक गहरी अवचेतन निष्ठा हो सकती है, एक अनकॉन्शियस लॉयल्टी। अनकॉन्शियस लॉयल्टी मतलब जैसे बच्चा अनजाने में सोचता है, मेरे माता पिता या दादा दादी ने बहुत दुख सहा, मैं उनका दर्द उठाऊंगी। ओह, बिना जाने समझे। हाँ, बिल्कुल, और ये एक भारी ऊर्जा का बोझ बन जाता है। हाँ, शर्मा परिवार में दादी माँ के बड़े भाई, फिर दादी माँ और फिर आंटी, ये एक स्पष्ट श्रृंखला दिखती है। ऐसा लगता है जैसे परिवार में किसी को हमेशा सबको संभालने वाले की भूमिका निभानी पड़ती है, भले ही वो इसके लिए तैयार न हो या इसकी कीमत चुकानी पड़े। हाँ, जैसे एक अलिखित नियम जैसा बन जाता है। दूसरा आम पैटर्न क्या है? दूसरा है वित्तीय कमी और पैसे का संघर्ष। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम नहीं होता। कई बार पिछली पीढ़ियों के गरीबी के गहरे अनुभव, जैसे मान लीजिए बंटवारे का दर्द या व्यापार में कोई भारी नुकसान। हाँ, ऐसा तो कई परिवारों में हुआ है। तो वो एक ऐसी कार्मिक छाप छोड़ जाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। ये छाप हम बहुत आयत के लायक नहीं हैं, या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या फिर ज्यादा पैसा होना खतरनाक है, जैसे अवचेतन विश्वासों के रूप में प्रकट हो सकती है। शर्मा परिवार में ये बहुत साफ है।
शर्मा जी अच्छा कमाते हैं, पर उनमें लगातार एक डर बना रहता है। वो खर्च करने में अपराध बोध महसूस करते हैं। बिल्कुल। ये शायद उनके दादाजी के संघर्षों का ऋणानुबंध है ना? जो अब शर्मा जी के जीवन में प्रकट हो रहा है, भले ही उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति अलग हो। ये तर्क से परे एक भावनात्मक बोझ लगता है। सही पकड़ा आपने, ये बिल्कुल वैसा ही है। तीसरा पैटर्न जो स्रोत बताते हैं वो है अस्वस्थ रिश्ते और टूटी शादियां। इसमें बार बार होने वाले तलाक या बिना प्रेम या सम्मान के निभाए जा रहे रिश्ते, भावनात्मक दूरी, बेवफाई के पैटर्न या कभी-कभी शादी ना हो पाने जैसी स्थितियां भी शामिल हो सकती हैं। ऋणानुबंध यहां बताता है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत पसंद या नापसंद का मामला नहीं हो सकता। हो सकता है पिछली पीढ़ियों में हुए अन्यायपूर्ण विवाह, दबाई गई भावनाएं या रिश्तों में हुए धोखे की ऊर्जा अभी भी परिवार प्रणाली में सक्रिय हो। शर्मा परिवार में भी वैवाहिक संबंधों में संघर्ष का जिक्र था। संवाद की कमी, भावनात्मक दूरी, ये भी एक तरह का ऋणानुबंध हो सकता है। हो सकता है। शायद इस कार्मिक विश्वास से जुड़ा कि हमारे परिवार में गहरे प्रेमपूर्ण रिश्ते टिकते नहीं, या फिर किसी पूर्वज के साथ हुए अन्याय के प्रति अनजाने में निभाई जा रही वफादारी। ये तो काफी पड़ते हैं इसमें। जी, ये पैटर्न अक्सर अनसुलझे मुद्दों या दायित्वों से जुड़े होते हैं, जिन्हें स्रोत अलग अलग ऋणों के रूप में बताते हैं। हमने पितृ ऋण की बात की, पूर्वजों के प्रति। हाँ। स्रोत संक्षेप में मित्र ऋण का भी उल्लेख करते हैं, जो हमारे करीबी रिश्तों, दोस्तों या जीवन साथी के साथ हमारे भावनात्मक और कार्मिक लेनदेन को दर्शाता है। अच्छा। भूत ऋण पिछले जन्मों के अनसुलझे संबंधों या कर्मों से जुड़ा हो सकता है, जो इस जीवन में अस्पष्ट भय या आकर्षण के रूप में प्रकट हो। और देव ऋण हमारे आध्यात्मिक मार्ग, हमारे अपने सत्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी या समाज के प्रति हमारे योगदान से संबंधित हो सकता है। ये सब मिलकर हमारे जीवन के अनुभवों को आकार दे सकते हैं। ये पैटर्न्स बार बार दिख रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? क्या हम इन अदृश्य धागों से मुक्त हो सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकते हैं। और स्रोत बताते हैं कि पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। जागरूकता। हाँ, इन पैटर्न्स को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना कि वो मौजूद हैं, बिना खुद को या किसी और को दोष दिए। स्रोत कहते हैं, अगर पैटर्न पहचान में आ रहे हैं तो बधाई, क्योंकि जागरूकता ही उपचार की कुंजी है। अच्छा। हाँ, जहां जागरूकता है वहां बदलाव संभव है। ये पहचानना कि ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं, ये गहरा पैटर्न हो सकता है, अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, तो जागरूकता पहला कदम है। इसके बाद क्या? स्रोत कुछ पारंपरिक भारतीय पद्धतियों का जिक्र करते हैं, जैसे पितृपक्ष हीलिंग का सिद्धांत। ये क्या है और ये कैसे मदद करता है? हाँ, पितृपक्ष का समय जो आमतौर पर सितंबर-अक्टूबर में आता है, पारंपरिक रूप से पूर्वजों को याद करने और उनका सम्मान करने के लिए होता है। लेकिन स्रोत स्पष्ट करते हैं कि इसका गहरा अर्थ सिर्फ श्राद्ध या तर्पण जैसे अनुष्ठान करना भर नहीं है। तो फिर क्या है? ऋणानुबंध के संदर्भ में इसका मतलब है सचेत रूप से अपने पूर्वजों के जीवन को देखना, न केवल उनके अच्छे कामों को, बल्कि उनकी कठिनाइयों, उनके संघर्षों, उनके अनसुलझे दर्द को भी। इसमें एक तरह का फैमिली मैपिंग या वंशवृक्ष का भावनात्मक मानचित्रण शामिल हो सकता है। यानी सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और मानसिक प्रक्रिया। हाँ, बिल्कुल। इसमें हर पूर्वज के योगदान को स्वीकारना, उनकी मुश्किलों का सम्मान करना, उन्होंने अपने समय और समझ के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किया। जरूरत पड़ने पर उनसे मनी मन माफी मांगना। माफी मांगना। हाँ, अगर हमें लगता है हमने उन्हें दुख पहुंचाया और उनकी गलतियों या उनके द्वारा पहुंचाए गए दर्द के लिए उन्हें माफ करना भी शामिल है। ये एक सचेत चुनाव है कि मैं आपके दर्द का सम्मान करती हूं, लेकिन अब मैं इस बोझ को आगे नहीं ले जाऊंगी। यहां से नए स्वस्थ पैटर्न शुरू होंगे। ये सम्मान और मुक्ति का एक गहरा कार्य है। ये सुनने में शक्तिशाली लगता है। स्रोत एक और तरीके का जिक्र करते हैं, मंत्र उपचार। क्या ये वाकई काम करता है? देखिए, मंत्र उपचार भारतीय परंपराओं का एक अभिन्न अंग रहा है। इसके पीछे का सिद्धांत ध्वनि और कंपन, वाइब्रेशन की शक्ति पर आधारित है। वाइब्रेशन? जी, माना जाता है कि विशिष्ट मंत्रों के जाप से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे हमारे ऊर्जा शरीर, हमारी एनर्जी बॉडी और चेतना पर प्रभाव डाल सकती हैं, नकारात्मक पैटर्न को तोड़ सकती हैं और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती हैं। स्रोत उदाहरण देते हैं वित्तीय कमी के पैटर्न के लिए गणपति मंत्र का। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौं गणपते वरवरद सर्वजनम में वशमाने स्वाहा। ये काफी लंबा मंत्र है। इसका उद्देश्य क्या है और ये कैसे काम करता है? हाँ, गणपति को पारंपरिक रूप से विघ्नहर्ता माना जाता है, यानी बाधाओं को दूर करने वाला। हाँ, विघ्नहर्ता गणेश। बिल्कुल।
तो इस मंत्र का जाप, खासकर इसमें जो श्रीन, रीन, क्लीन जैसे बीज मंत्र हैं, उनके साथ धन और समृद्धि के मार्ग में आने वाली बाहरी और आंतरिक बाधाओं, आंतरिक बाधाएं मतलब? जैसे हमारे अवचेतन विश्वास, हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स, उन बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना है। इसका उद्देश्य सिर्फ पैसा मांगना नहीं, बल्कि अभाव की चेतना, स्केर्सिटी कॉन्शियसनेस को प्रचुरता की चेतना, अबंडेंस कॉन्शियसनेस में बदलना है। अच्छा, चेतना का बदलाव। जी, नियमित जाप और गहरे इरादे के साथ ये माना जाता है कि ये मंत्र उस कार्मिक या भावनात्मक ऋणानुबंध को काटने में मदद कर सकता है जो वित्तीय संघर्ष पैदा कर रहा है। दिलचस्प है कि कैसे ध्वनि और इरादे को मिलाकर उपचार की बात की जा रही है। स्रोत यज्ञ या अग्नि अनुष्ठान का भी जिक्र करते हैं, वो कैसे किया जाता है? अग्नि, जैसा आप जानती हैं, भारतीय परंपरा में शुद्धि और परिवर्तन का प्रतीक है। हाँ। तो यज्ञ या अग्नि अनुष्ठान में अग्नि तत्व का उपयोग करके नकारात्मक पैटर्न्स, विश्वासों या ऋणानुबंध को प्रतीकात्मक रूप से सिंबॉलिकली रिलीज किया जाता है। स्रोत बताते हैं कि परिवार या व्यक्ति साथ बैठकर उन पैटर्न्स को पहचान सकते हैं जिन्हें वो छोड़ना चाहते हैं। जैसे आर्थिक असुरक्षा का डर, रिश्तों में दूरी का पैटर्न। बिल्कुल। फिर उन्हें कागज पर लिखकर पूरी श्रद्धा और इरादे के साथ अग्नि में समर्पित किया जा सकता है। और इसके साथ क्या इरादा जुड़ा होता है? इरादा होता है मुक्ति का और कृतज्ञता का। जैसे मन में या बोलकर कहना, हम इस पैटर्न को प्रेम और कृतज्ञता के साथ छोड़ते हैं। इसने हमें जो सिखाना था सिखा दिया, अब हम इससे मुक्त होते हैं। और फिर इसके बाद नए सकारात्मक इरादे व्यक्त किए जा सकते हैं, जैसे हम अपने जीवन में प्रचुरता, प्रेम और स्वास्थ्य का स्वागत करते हैं। ये एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक कार्य है जो अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है और नए ऊर्जावान रास्ते खोल सकता है। शर्मा परिवार ने भी कुछ ऐसा ही किया था, है ना? उन्होंने कैसे इन तरीकों का इस्तेमाल किया? हाँ, स्रोत बताते हैं कि दादी माँ के मार्गदर्शन में उन्होंने पहले अपने परिवार का एक तरह का ऋणानुबंध मैप बनाया। मैप? हाँ, जिसमें उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले मुख्य पैटर्न्स, आर्थिक चिंता, अत्यधिक जिम्मेदारी, रचनात्मकता का दमन, रिश्तों में संघर्ष, इन सब को पहचाना और स्वीकार किया। फिर उन्होंने एक छोटा पवित्र अग्नि अनुष्ठान किया। अच्छा। उन्होंने सामूहिक रूप से इन पैटर्न्स को, जैसे कमी का डर, जिम्मेदारी का बोझ, भावनात्मक दूरी, सफलता के साथ अपराध बोध, इन सब को अग्नि में मुक्त किया। और उन्होंने सिर्फ छोड़ा ही नहीं, बल्कि कुछ नया बनाया भी। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। उन्होंने एक नया फैमिली चार्टर या कह ले पारिवारिक संकल्प पत्र बनाया, जिसमें उन्होंने सचेत रूप से चुना कि वे भविष्य में किन मूल्यों और ऊर्जाओं को अपनाना चाहते हैं। जैसे आपसी सम्मान, खुली बातचीत, व्यक्तिगत विकास का समर्थन, प्रचुरता की मानसिकता और सामूहिक कल्याण। और उन्होंने इसे सिर्फ एक बार का अनुष्ठान नहीं बनाया, मतलब ये चलता रहा। हाँ, उन्होंने रोजमर्रा की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस भी शुरू की, जैसे सुबह उठकर अपने नए संकल्पों को दोहराना और रात को कृतज्ञता व्यक्त करना। ये निरंतर प्रयास दिखाता है। ये सब जानना क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब क्यों हमें इन अदृश्य पारिवारिक धागों के बारे में सोचना चाहिए? देखिए, क्योंकि इन पैटर्न्स के बारे में जागरूकता हमें एक अभूतपूर्व अवसर देती है। ये हमें उन अनजाने चक्रों को तोड़ने का मौका देती है जो शायद पीढ़ियों से हमारे परिवार में दोहराए जा रहे हैं और दुख या सीमाएं पैदा कर रहे हैं। ये हमें अपने परिवार की गतिशीलता को, अपनी चुनौतियों और यहाँ तक कि अपनी ताकतों को भी एक नई, गहरी और ज्यादा करुणामय रोशनी में देखने का एक तरीका प्रदान करता है। ये हमें पीड़ित महसूस करने की बजाय, हाँ बिल्कुल, पीड़ित महसूस करने के बजाय अपने जीवन की कहानी को सचेत रूप से लिखने की शक्ति देता है। हाँ, ये सिर्फ समस्याओं को देखना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारे पास उनसे मुक्त होने और विकास करने की क्षमता है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही है कि ऋणानुबंध की अवधारणा हमें याद दिलाती है कि हम अपनी पारिवारिक विरासत से गहरे, सूक्ष्म तरीकों से जुड़े हुए हैं। ये अदृश्य धागे, ये कार्मिक स्मृतियां हमारे जीवन को, हमारे चुनावों को, हमारी खुशियों और संघर्षों को अनजाने में प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन जागरूकता और सचेत प्रयास से हम इन धागों को समझ सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं और जो बोझ बन गए हैं उनसे खुद को मुक्त कर सकते हैं। और स्रोत एक बहुत गहरा, लगभग काव्यात्मक विचार प्रस्तुत करते हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। वो कहते हैं कि जब हम इन कार्मिक पैटर्न्स को सचेत रूप से ठीक करते हैं तो इसका प्रभाव सिर्फ हमारे वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं रहता, ये समय के पार जाता है। हाँ, ये बहुत सुंदर ढंग से कहा गया है। कहते हैं, जब हम कार्मिक पैटर्न को सचेत रूप से ठीक करते हैं तो पिछली पीढ़ियों को शांति मिलती है। पिछली पीढ़ियों को? हाँ,
उनके अनसुलझे मुद्दे शांत होते हैं, वर्तमान परिवार में सामंजस्य बनता है। रिश्ते सुधरते हैं। बिल्कुल। और भावी पीढ़ियों को स्वतंत्रता मिलती है। उन्हें वो बोझ विरासत में नहीं मिलता। जी हाँ, उन्हें वो पैटर्न दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। ये विचारणीय है कि हमारे अपने उपचार कार्य का प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर। बिल्कुल। ये न केवल हमें अपनी पूरी क्षमता में जीने के लिए मुक्त करता है, बल्कि शायद हमारे पूर्वजों को शांति और आने वाली नस्लों को एक ज्यादा स्वतंत्र और प्रेमपूर्ण विरासत देता है। ये वाकई में गहरा दायित्व और एक अद्भुत संभावना है। एक बहुत ही गहरी और आशावादी संभावना।